हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हम समझेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। हमारे सामने कुछ पेयर्स दी हुई हैं, हमें ये बताना है उनमें से कौन सी यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सी नो सॉल्यूशन है। और इन्फाइनिटी मैनी सॉल्यूशन मतलब कौन सी ऐसी है जिनमें बहुत सारे सॉल्यूशन है। इन केस देयर इन यूनिक सॉल्यूशन फाइंड द बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इनमें जो जो यूनिक सॉल्यूशन है सिर्फ उन्हीं का हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसे निकालना है, और जो नहीं है वो नहीं निकालना। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा यूनिक है, कौन सा नो सॉल्यूशन है और कौन सा इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो उसके लिए मैं पहले ही एक फॉर्मूला बता चुका हूँ पहचान के लिए। एक बार दोबारा बताता हूँ, एक बार दोबारा हम देख लेते हैं कि वो फॉर्मूला क्या होता है हमारा। अगर हमारा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, मैंने यूएस लिख दिया, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड क्या होता है हमारा, अगर हमारा a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ऐसी कंडीशन में पहली एरर बनाता है, मतलब नो सॉल्यूशन। तो मैंने NS लिख दिया। तो ये दो शर्तें हमें पता है। तीसरी शर्त क्या है हमारी, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। जहाँ ऐसी कंडीशन आती है वहाँ इनफाइनिटी मैनी सॉल्यूशन होते हैं, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। ये 3 कंडीशन है हमारी। तो इसमें जो पहली कंडीशन है, अगर ऐसी कंडीशन किसी भी पेयर्स के साथ में आती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और अगर नहीं आती है तो नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि ये कौन सी कंडीशन पर है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है इसकी, वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। फिर होगी a2x प्लस b2x y प्लस c2 इक्वल टू 0। इक्वल टू के पहले ही सारे नंबर होने चाहिए इस तरीके से। तो ये हमारी ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, a1 हमारा कितना है, 1 है, a2 कितना है, 3 है। देखते हैं बराबर है या नहीं है। -3/9 है हमारा b1/b2। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 × 3, 3 × 3 9। पहला वाला हमारा बराबर है और -3/2 दूसरा वाला हमारा बराबर नहीं है। तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, हमारा a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इसका मतलब क्या होगा, नो सॉल्यूशन आएगा। नो सॉल्यूशन मतलब NS। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं करना। तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें देखना है कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। तो a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो हम चेक करते हैं कि ये इस पर फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहला है हमारा, यहाँ पर हम देख लेते हैं 2/3 बराबर 1/2। मतलब ये बराबर नहीं है, इसका मतलब इसके 1 सॉल्यूशन होंगे, जिसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं कंसिस्टेंट, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन जिनमें एक सॉल्यूशन होता है, इस तरीके से, जो कहीं ना कहीं एक बार क्रॉस करती हैं और कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन बनाती हैं। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हमें क्या करना है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये तो हमने चेक कर लिया। अब मैं इसे यहाँ से रफ करता हूँ। अब आगे हम बढ़ते हैं, हमें स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। इसी तरीके से a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। मतलब हमें ये याद है क्योंकि हमने पहले क्वेश्चंस में किया है। बस हमें ये नहीं पता होगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही होती है। मैंने काफ़ी टाइम आप लोगों को लिखवाया भी है, तो हमें याद रखनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो हम लिखते हैं फर्स्ट स्टेप को, 2x प्लस y। अब ये जो 5 है बराबर से पहले आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0 रह जाएगा।
3x प्लस 2 8 हमारा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बराबर से पहले जब हम लाएंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, साइन इसका चेंज हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2, इनकी हमें वैल्यूज़ रखनी है। तो a1 हमारा क्या है 2, b1 क्या है हमारे पास में 1, c1 क्या है माइनस का 5, a2 क्या है 3, b2 क्या है हमारे पास में 2 और c2 है हमारे पास में माइनस का 8। इस तरीके से वैल्यूज़ भी हमने निकाली, तो हमारा सेकंड स्टेप भी पूरा हो गया है। उसके बाद में हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हमें फॉर्मूला आता है तो हम कर पाएंगे, और फॉर्मूला नहीं आता है तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला बिल्कुल पक्का याद होना चाहिए हमें फॉर्मूला। तो फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, पहले मैंने यहाँ x लिख दिया, फिर मैंने यहाँ y लिख दिया, फिर मैंने यहाँ लिख दिया 1। अब ध्यान से बिल्कुल देखना है, फिर यहाँ बराबर हो जाएगा, फिर y के नीचे लाइन, फिर ये बराबर हो जाएगा, फिर 1 के नीचे लाइन। तो 1 में यहाँ लिख देता हूँ बीच में। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें लिखना है b1, यहाँ लिखना है b2, फिर इसके दूसरे कोने पे क्या लिखना है c1, फिर लिखना है c2, फिर y के इधर वाले कोने पे क्या लिखना है a1, यहाँ लिखना है a2, फिर आखिर में हमें लिखना है यहाँ b1, यहाँ लिखना है हमें b2। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। इसी तरीके से हमें ये करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना, थर्ड स्टेप में फॉर्मूला उतार देना है ज़रूर। अगर आपको बेहतर नंबर चाहिए तो आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़िया तरीके से करना है, क्योंकि ये 4-5 नंबर 6-7 नंबर 8-10 नंबर के आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ईजी और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा लंबा है इसलिए बड़े बड़े नंबरों में आ जाते हैं। तो हमें यहाँ क्या रखना है, b1 रखना है। तो मैं b1 रख लेता हूँ 1, तो मैंने यहाँ b1 1 रख लिया। अब b2 क्या है हमारा, b2 है हमारा 2, तो मैं यहाँ 2 लिख लेता हूँ। क्लियर हो चुका हमारा। अब c1 क्या है हमारा, c1 है माइनस का 5, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 5। c2 है माइनस का 8, तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस का 8। a1 क्या है 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। a2 है 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। और b1 क्या है, वापस से वही है हमारा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। मतलब b1 और b2 से शुरू हुआ और b1 b2 पर ही ख़त्म हो गया। इस तरीके से स्टेप बनेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, जिसकी वजह से हमने ये सारा मैटर किया है। ये जितना भी हमने यहाँ साज सज्जा की है वो उसकी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हमें क्या करना है, राइट से लेफ़्ट की तरफ चलना है। ध्यान रखना, राइट से लेफ़्ट और इधर लेफ़्ट से राइट। तो एरो से समझ जाएंगे, राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट। इस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना शुरू करना है। तो आइए करते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो हम सबसे पहले उतार लेते हैं यहाँ पर x अपॉन। तो यहाँ देखिए, यहाँ किया क्या हमने, ये अलग लाइन है हमारी, ये अलग लाइन थी, ये अलग लाइन थी हमारी, और ये हमारी अलग लाइन है। तो मैं यहाँ इस तरीके से बना देता हूँ, इस तरीके से। तो ये हमारा क्लियर हो गया ना यहाँ पे। अब हम अगला स्टेप कैसे लिखेंगे, हमें क्या करना है, राइट से लेफ़्ट की तरफ चलना है। माइनस के 8 की गुणा करनी है 1 में, तो हमारा माइनस का 8 आ जाएगा। उसके बाद में सेकंड स्टेप को, मतलब लेफ़्ट से राइट की तरफ गुणा करने से पहले हमें माइनस रख देना है। सबसे पहले हमें माइनस ही रखना है, सबसे पहले हमें माइनस ही रखना है, उसके बाद में गुणा करेंगे। अब हम करेंगे 2 पंजे 10, तो 10 हमारा माइनस का आएगा, तो वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। ये फॉर्मूला के अंदर माइनस था और ये हमारे नंबर के साथ वाला माइनस है। तो ध्यान रखना है, फॉर्मूला वाला माइनस बीच में आएगा ही आएगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर हमने ये स्टेप गलत ले लिया तो। अब मैं लिखता हूँ y अपॉन। तो हमें क्या करना है, राइट से लेफ़्ट की तरफ चलना है। तो 3 पंजे हो जाएगा 15, वो भी माइनस का, और बीच में फॉर्मूला वाला माइनस आएगा। 8 दूनी 16, लेफ़्ट से राइट, तो 16 जो आएगा माइनस का वो ब्रैकेट के अंदर आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला वाला माइनस है और ये नंबर्स वाला माइनस है। अब आगे 1 अपॉन के नीचे हम क्या करेंगे, राइट से लेफ़्ट चलना है। तो हमने यहाँ लिख दिया 4, 2 दूनी 4। अब माइनस जो आएगा वो फॉर्मूला वाला, वो तो आएगा ही आएगा। उसके बाद में 3 एकम 3 कर देना है। ये हमारा ये वाला स्टेप भी हो गया। अब हम आगे चलेंगे। तो आगे क्या है, x के नीचे ये तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 10 में से अगर हम 8 को माइनस करें तो हमारे पास आएगा 2। अब आगे ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 16 में से अगर 15 को हम घटाएंगे तो y के नीचे क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। अगर हम 4 में से 3 घटा देंगे तो 1/1 आ जाएगा।
तो ये हमारी यहाँ तक सॉल्यूशन हो चुकी है। अब अगला स्टेप क्या है हमारा? अगला बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमें क्या करना है, इसको और इसको दोनों अलग अलग कॉलम बनाकर कंपेयर कर देना है 1/1 से। अगर मैं इसे लिखूं जैसे कि ये x/2 है इक्वल टू y/1 है इक्वल टू 1/1 है, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अगर मैं इसे इस तरीके से लिख दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने x/2 दिखा दिया 1/1 के बराबर और y/1 दिखा दिया 1/1 के बराबर। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे भी सही माना जाएगा, इस तरीके से भी हमारा सही माना जाएगा। इसके बाद ध्यान रखना, इसके जस्ट बाद जो स्टेप ले रहा हूँ वो मैं यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ x के लिए, यहाँ y के लिए। अब हमें क्या करना है, हमने क्या किया था प्रतिस्थापन विधि में, हमने क्या किया था, सबसे पहले x की वैल्यू निकाली थी, वो y की उसमें आई थी पदों में, हमने x बराबर कुछ करके y की उसमें वैल्यू निकाली थी, उसके बाद में एक्चुअल वैल्यू आई थी, फिर हम y की वैल्यू को x में रखते थे या x की वैल्यू को y में रखते थे, उसके बाद में 2-3 बार में हमारी वैल्यू निकल के आती थी। विलोपन विधि में हमने क्या किया, विलोपन विधि में हमने क्या किया, उसमें हमने कोई भी वेरिएबल को सेम कर लिया, काट दिया, एक वेरिएबल की वैल्यू आई, उसके बाद में दूसरी में रखकर दूसरी की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें एक साथ वैल्यू निकालनी है, हमें बार बार का झंझट नहीं करना है, x और y की वैल्यू साथ साथ चलेंगी। तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x की 1 में करेंगे तो x आएगा बराबर, 2 की 1 में करेंगे तो 2 आएगा, इसी तरीके से y की 1 में करेंगे तो y आएगा, 1 की 1 में करेंगे तो 1 आएगा। तो x बराबर 2 आ गया, y बराबर 1 आ गया। इतना जो हमने सब कुछ किया है वो इसी वैल्यूज़ के लिए क्या है, हमारी x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू 1 आई है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी था। इसी तरीके से फर्स्ट पार्ट मैंने किया, नो सॉल्यूशन था, सेकंड पार्ट मैंने किया, यूनिक सॉल्यूशन था। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जो हमने इतना सब कुछ किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ये सिर्फ उसी का करना है जिसकी एक सॉल्यूशन आती है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन आती है, संगत, कंसिस्टेंट। इसी तरीके से अगर हम थर्ड पार्ट को करेंगे तो उसके होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसमें नहीं करना, हमें फोर्थ पार्ट में करना है। फोर्थ पार्ट में यूनिक सॉल्यूशन है, वो आपको करना है। तो ये दोनों पार्ट में आप पर छोड़ता हूँ, थर्ड और फोर्थ ये आप होमवर्क में करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो चुका, वो दोनों आप करेंगे तो हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बहुत आसान है, पहले से समझ लेते हैं। फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनेटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2x + 3y = 7। और ये हमारे कुछ उल्टे सीधे नंबर दिए हुए हैं, ये कितने सारे नंबर दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करना है और हमें a और b की जगह पर ऐसी वैल्यू रखनी है जो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकें। जैसे कि हमने पढ़े थे, अगर हमारा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो हमारा इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन होंगे। और अगर हमारा a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और अगर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इसमें हमारे नो सॉल्यूशन होंगे। तो इसमें नो सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन। और ये जो बोल रहा है यहाँ इनफाइनेटली नंबर सॉल्यूशंस, यहाँ हमारा a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, बराबर होगा c1/c2 के। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो जाती हैं इसकी, तो हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो हमें ऐसे कौन से नंबर रखने हैं जो इस स्टेप को फॉलो करें। तो हमें इसके लिए बहुत आसान सा स्टेप लेना है, बहुत ही आसान है, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमें बस ये रखना सीखना है। हम इसे रखेंगे कैसे, अगर हम इसे रखना सीख गए, स्टेप बनाना सीख गए, तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो ये हमारे समझ में आया कि हमें a और b की जगह पर ऐसे कौन से नंबर रखने हैं इन इक्वेशंस में कि हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हों, मतलब हमारे बहुत सारे सॉल्यूशन हों, अपरिमित अनेक हल हों। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जो हमने पहले बता दिया कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों बराबर होंगे तो हमारी ये चीज़ें फॉलो हो जाएंगी। तो ये तो हमारे सामने है क्वेश्चन, इसे हम लिखेंगे कैसे।
तो पहले यहाँ हम स्टेप लिख लेते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब हमें इसी के हिसाब से यहाँ लिखना है। तो A1 है हमारा 2 और A2 है हमारा A माइनस B। फिर हमें बराबर का साइन लगाना है। फिर B1 क्या है हमारा 3 और B2 क्या है हमारा A प्लस B। ये जैसा है ऐसा का ऐसा ही हमें रखना है, अपनी तरफ से कोई अभी कुछ नहीं करना हमें। अब आगे क्या है हमारा C1 क्या है हमारा 7 और C2 क्या है हमारा 3A प्लस B माइनस 2। ये हमारे स्टेप हो गए क्लियर। इसके आगे अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये सारे के सारे बराबर दिखाने हैं तो मैंने पहले से ही बराबर रख लिए ताकि हम बराबर कर सकें आगे चल के। ये स्टेप तो क्लियर हो गया हमारा। अब इसके बाद में हमें एक चीज़ और समझनी है। अगर मैं A1/A2 का कंपेयर कर दूं B1/B2 से और फिर A1/A2 का कंपेयर कर दूं C1/C2 से, तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। मैं किसी का किसी से भी कंपेयर कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने कर दिया A1/A2 का कंपेयर मैंने कर दिया पहले B1/B2 से A प्लस B। इसके बाद में मैंने एक कॉलम बनाया। फिर कॉलम बनाने के बाद में मैंने क्या किया, A1/A2 के साथ में मैंने कंपेयर कर दिया C1/C2 का, क्योंकि अब हमें A और B की वैल्यूज़ निकालनी है। तो वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो अब आगे स्टेप में करते हैं, इनकी हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हम करेंगे कैसे, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो इसकी इसमें करनी है, तो इसका आ जाएगा 2A प्लस 2B, दोनों में कर दी ना। अब 3 की इन दोनों में कर दो तो 3A माइनस 3B। ये पहला स्टेप हो गया हमारा। तो पहले मैं इस स्टेप को क्लियर करता हूँ, बाद में उसे करता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब A वाले एक तरफ ले आओ, 2A माइनस 3A बराबर माइनस B माइनस 2B। तो ये हमारा रह जाएगा माइनस का A, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 5B। माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा A बराबर 5B। तो हमारी A की वैल्यू क्या आई, 5B आई। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं पहले। तो ये तो सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद में पहले इसे सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद में इसकी एक्चुअल वैल्यूज़ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड वाले स्टेप को पूरा कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो अगर मैं 2 की करूं तो यहाँ आएगा 6A प्लस 2B, फिर इसमें भी करनी है, फिर इसमें भी करनी है, माइनस का 4 बराबर 7 की A में करूँगा 7A, 7 की B में करूँगा 7B। अब A वाले एक तरफ ले आओ, B वाले एक तरफ ले जाओ, 6A माइनस 7A और नंबर्स वगैरह सब इधर ही चले जाएंगे, माइनस 7B माइनस 2B और प्लस का 4। तो ये हमारा हो गया माइनस का A और ये हमारा हो गया माइनस का 9B प्लस 4। तो हमारा इतना आ जाएगा। इसे आने के बाद में हमें क्या करना है, या तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है या इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। अब हमें वैल्यूज़ रखनी है। वैल्यूज़ रखने के बाद में सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ से थोड़ी जगह कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ पुट A इक्वल टू 5B। तो मैंने 5B की वैल्यू कहाँ रखी, यहाँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, जो भी आपने मानी है वो रख दो, क्योंकि वैल्यूज़ हमें यही रखनी है। यहाँ वैल्यूज़ रखना शुरू करते हैं। तो हम अगर यहाँ वैल्यूज़ रखें तो क्या आएगा, माइनस 5B बराबर यहाँ क्या आएगा हमारा माइनस 9B प्लस 4। अब इसके अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का 5B तो हम B एक तरफ ले आएंगे, तो यहाँ आएगा 9B बराबर 4। अब यहाँ हमारा कितना बचेगा, 4B बराबर 4। तो B की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4/4, 4 बन जा 4, तो 1 आया ना हमारे यहाँ। तो B की वैल्यू हमारी आ जाती है 1। अब हमारी B की वैल्यूज़ आ चुकी है, तो मैं इसे रफ कर सकता हूँ यहाँ से, यहाँ जगह भी हो जाएगी हमारी। तो B की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पुट कर दूँगा B बराबर 1 इन इक्वेशन सेकंड। जब मैंने इसको फर्स्ट माना था तो मैं इसको सेकंड माने लेता हूँ। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, A बराबर 5 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि B की वैल्यू 1 मानी है तो 1 रख देता हूँ। तो A बराबर 5। तो हमने A की वैल्यू निकाली 5 और B की वैल्यू निकाली 1। इस वैल्यूज़ के लिए हम घूम रहे थे इतनी देर से। इतना सब कुछ हमने किस लिए किया, इसकी वैल्यूज़ निकालने के लिए।
तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम ए की जगह 5 रख दें, बी की जगह 1 रख दें, तो हमारे इनफाइनाइट मेनू सॉल्यूशंस होंगे। मतलब जो हमारी लाइन होगी वो कोइंसिडेंस हो जाएगी। तो कोइंसिडेंस लाइन बनाने के लिए हमें ए और बी की वैल्यू रखनी होंगी 5 और 1। इतना सा ही सॉल्यूशन था, इतना आसान था। सेकंड वाला इससे भी ज़्यादा आसान है। सेकंड वाले में भी आपको इसी तरीके से करना है, क्योंकि इसमें हमने 2 वैल्यूज़ निकाली, उसमें सिर्फ एक निकालनी है के की वैल्यू। आप उसे निकाल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। वो आपको देता हूँ मैं होमवर्क में, आपको ज़रूर करना है। ये क्वेश्चन हमारा यहीं ख़त्म हो जाता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.5 का सबसे पहले 3 क्वेश्चन समझ लेते हैं 4 पर जाने से पहले। लेकिन 3 क्वेश्चन को सिर्फ मैं समझाऊंगा, कराऊंगा नहीं, वो आप करेंगे। मैं आपको बता ही देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमारे सामने 2 समीकरण दी गई हैं, हमें दोनों प्रतिस्थापन विधि से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से करना है, मतलब वज्रगुणन से और प्रतिस्थापन विधि से। तो दोनों विधि में आपको बेटर तरीके से सिखा चुका हूँ, आप सीख भी गए होंगे। तो तीसरा क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। अब आते हैं 4 क्वेश्चन पर। तो 4 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिट। मतलब अगर उसका कोई अस्तित्व है तो। बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। हमें क्या करना है, इनमें से इक्वेशंस बनानी है। जब इक्वेशंस बनकर आ जाएंगी तो किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से करना है। हमने 3 मेथड अब तक पढ़े हैं। पहला हमने क्या पढ़ा था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? एलिमिनेशन मेथड। तीसरा हमने क्या पढ़ा है अभी की अभी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों मेथड में से जो भी आपको सही लगता है आप उसे अप्लाई करके वो क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं और समझते हैं कि फर्स्ट पार्ट में बोला क्या गया है। तो फर्स्ट पार्ट में बोला गया है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज़ फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डे। जो फिक्स चार्ज है वो तो फिक्स है ही है, और उसके अलावा डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन वहाँ से खाना खाया है। When a student take food for 20 days, she has to pay 1000 as a hostel charge, whereas as a B student who takes food for 26 days pays 1180 rupees as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of the per day. हमें क्या करना है? बहुत ही सिंपल इसने हमसे क्वेश्चन पूछा है, जो कि हमने 3.4 में भी किया है आखिरी क्वेश्चन। उसमें हमने लाइब्रेरी वाई निकाला था कि फिक्स चार्ज कितना है, एक्स्ट्रा चार्ज कितना है। ऐसा ही ये है, बहुत ही सिंपल है, आराम से कर लोगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पहले वाले स्टूडेंट ने क्या किया। 20 दिन खाना खाया उसने और 1000 रुपये दिए। दूसरे वाले ने 26 दिन खाना खाया और कितने दिए? 1180 दिए। अब हमें इनमें समीकरण बनाना है और हमें आखिर में ये बताना है कि फिक्स चार्ज कितना है और इसका पर डे चार्ज कितना है। बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हमें अभी फिक्स चार्ज का और पर डे चार्ज का पता नहीं है, तो हमने क्या किया, लेट कर लिया। फिक्स चार्ज हमारा x हो गया और पर डे चार्ज हमारा y हो गया, हमने ये मान लिया। अब हम दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं दोस्तों। पहला स्टूडेंट है हमारा, फिक्स चार्ज कितना है? x, और 20 दिन उसने खाना खाया तो 20y, क्योंकि पर डे चार्ज का ये है ना, इसी के साथ गुणा होगी ना। टोटल कितना दिया उसने? 1000 दिया। अब इसके बाद में ये तो फर्स्ट इक्वेशन बनाई हमने। सेकंड बनाने के लिए क्या करना है, दूसरा स्टूडेंट था उसका फिक्स चार्ज भी इतना ही होगा जितना फर्स्ट वाले का था। इसके बाद में उसने 26 दिन खाना खाया और उसने दिए 1180 रुपये। ये हमने इसकी इक्वेशन बनाई, बहुत ही आसान थी। फिक्स चार्ज पर डे चार्ज, फिक्स चार्ज पर डे चार्ज, ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पर कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो मैं कर देता हूँ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करेंगे, ये दोनों तो हमारे सेम है, हमें इसमें सेम ही तो करना है ना, कोई ना कोई सा वेरिएबल, ये पहले से सेम है। तो मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से, है ना आसान। तो x प्लस 26y बराबर 1180, x प्लस 20y बराबर 1000, माइनस 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 180 बचेगा, 6 बचेगा, 6y, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। y बराबर 180 को मैं 6 से काट दूंगा, 30 आ जाएगा। तो y मेरा आ जाएगा 30। बहुत ही सिंपल, पहले एक वैल्यू निकाली, अब हम पुट करेंगे। पुट कर देता हूँ मैं y बराबर 30 इन कहाँ, फर्स्ट इक्वेशन में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन इक्वेशन फर्स्ट, कर दिया ना।
इसके बाद में हमें सीधा सीधा पुट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है क्या हमारी, x प्लस 20 गुणा 30 बराबर 1000। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो 600 आएगा, दोनों जीरो उतारें, 2 तिया 6, 1000। अगर हम 600 को माइनस करेंगे 1000 में से तो हमारा आएगा 400। तो हमारा फिक्स चार्ज जो हुआ, जो हमने लेट किया वो हमें लिखना भी है। तो फिक्स चार्ज कितना है हमारा 400 रुपये, और जो पर डे चार्ज है हमारा, तो पर डे का हमारा कितना हो गया 30 रुपये हो गया। तो ये हमें निकालना था, इसीलिए हमने इतनी मेहनत की थी। इतना सारा हमने इसलिए किया था ताकि हम इसे निकाल सकें। तो फिक्स चार्ज भी हमारे सामने है और पर डे चार्ज भी हमारे सामने है। इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। एक बार हम चेक करते हैं फर्स्ट समीकरण में फिक्स चार्ज और पर डे चार्ज को रखकर। तो हम देखते हैं x की जगह आ जाएगा 400 प्लस 20 गुणा 30 बराबर 1000। हमारा 1000 के इक्वल बैठना चाहिए ये पूरा। ये 400 हो गया, 600 हो गया, 1000 बराबर 1000 हो गया ना। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया। तो हमें सत्यापन भी एक बार कर देना है अपनी संतुष्टि के लिए। हो गया ना सत्यापन। ऐसे ही अगर आप यहाँ फिक्स चार्ज रखेंगे 400, यहाँ पर डे चार्ज रखेंगे तो 1180 ही बैठेगा। आप करके देख लेना। फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, सिर्फ इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो आइए दोस्तों 4 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी करते हैं, लेकिन थर्ड पार्ट करने से पहले हम सेकंड कर लेते हैं। मैं आपको समझा ही देता हूँ किस तरीके से करना है। करना आपको है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ। तो हमें करना क्या है, सेकंड पार्ट को पहले समझते हैं। एक फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम न्यूमरेटर एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है। किन किन शर्तों पर, वो इसने दे रखी है कि हमारे पास में एक फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, हमने x और y को मान लिया ना, x न्यूमरेटर मान लिया, डिनोमिनेटर मान लिया, मतलब ये अंश मान लिया, हर मान लिया। हमारे पास में मान लो ये कोई फ्रैक्शन है। तो हमने क्या किया भाई, हमने लेट किया कि अंश हमारा x होगा, मतलब न्यूमरेटर हमारा x होगा और डिनोमिनेटर हमारा y होगा। ये हमने लेट कर लिया। लेट करने के बाद में हम फ्रैक्शन को इस तरीके से लिखेंगे, ऐसे बटे की शक्ल में। तो ये फ्रैक्शन हो गई हमारी। इसने बोला है कि अगर हम पहली फ्रैक्शन में से, जो हमारे पास में फ्रैक्शन है, अगर हम उसमें से उसके अंश में से 1 घटा दें, मतलब अगर मैं इसमें से 1 घटा दूं तो हमारा आ जाएगा 1/3। इसी तरीके से इसने बोला है कि अगर मैं इसी फ्रैक्शन में से इसके हर में 8 जोड़ दूं तो मेरा आ जाएगा 1/4। तो फ्रैक्शन क्या होंगी, इसमें क्या है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 3x 3 बराबर y। अब y को उधर ले आएंगे। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, 3x माइनस y माइनस 3 बराबर 0। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही आगे चलते हैं, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आएगा हमारा 4x बराबर y प्लस 8, 4x माइनस y माइनस 8 बराबर 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। आप इस पर क्या करेंगे, ये भी माइनस का y है, ये भी माइनस का y है। एलिमिनेशन मेथड से फटाफट हो जाएगा। आप y और x की वैल्यू निकाल देंगे। था ना सिंपल। तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो थर्ड पार्ट को पहले हम गौर से पढ़ते हैं। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 mark of each wrong answer. Had 4 marks has been awarded for each correct answer and 2 mark has been deducted for each incorrect answers. Then yes would have scored 50 mark. How many questions were there in test? यस ने 40 अंक पाए, 40 अंकों से मिले। तो 40 अंक किस किस स्थिति में मिले। यस ने एक क्वेश्चन सही किया, 3 नंबर मिले। एक क्वेश्चन गलत किया, 1 नंबर माइनस हो गया। इसी तरीके से इसने अगली बार में क्या किया, 4 अंक मिले इसे, फिर 2 अंक कटते। इसने क्या किया, पहले 3 अंक पाए, फिर 1 कट गया, फिर 4 अंक पाए, फिर 2 कट गए, इस तरीके से। तो पूरे उसमें हमें इक्वेशन कैसे बनानी है। पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। हमने लेट कर लिया करेक्ट आंसर। अगर वो करेक्ट क्वेश्चन देता है तो उसे x नंबर मिलते हैं। अगर वो इनकरेक्ट देता है क्वेश्चन तो उसे y नंबर मिलते हैं। ये हमने लेट कर लिया, हमें फिक्स नहीं पता अभी, हमने लेट किया है बस अभी। तो लेट तो हमने कर लिया। अब उसने क्या किया, सबसे पहले पहली इक्वेशन बनाते हैं। उसे 40 नंबर मिले, उसे 40 नंबर कम मिले। 3 क्वेश्चन उसने सही किए, फिर माइनस कितने हो गए, 1 क्वेश्चन।
तो उसके अंक आए 40। ये हमारी पहली इक्वेशन है। माइनस होंगे क्योंकि इनकरेक्ट होने पर जो प्लस क्वेश्चन थे उसमें से एक माइनस भी तो होगा ना, इसलिए 3x माइनस 1y। तो एक नंबर कट गया तो इसलिए 1y मैंने लिख दिया, क्योंकि कटौती क्या है हमारी y, इनकरेक्ट वाले y लिखे हैं हमने। अब सेकंड इक्वेशन में पढ़ते हैं क्या है। उसने 4 क्वेश्चन के सही आंसर दिए और 2 क्वेश्चन के गलत आंसर दे दिए। नंबर कितने मिले उसे? 50 मिले। अब हमें आखिर में इसका आंसर देना है, हमें ये बताना है कि टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। तो हमने अगर इक्वेशन बनाई है तो हम इतना तो समझ गए ना कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो हम एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई कर देते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड करेंगे कैसे अप्लाई, हमें बराबर क्या करना है। तो बीच वाली में हमने देखा कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। अगर मैं यहाँ 2 की गुणा कर दूँ तो ये बराबर हो जाएगा ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को मैं 2 से गुणा कर देता हूँ। तो मैं करूँगा 6x, 2 की करूँगा 2y, 2 की करूँगा 80। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब हमारे बराबर हो चुके हैं। मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इक्वेशन सेकंड को थर्ड से, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, हमारी वैल्यूज निकलना शुरू हो जाएंगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं 6x माइनस y बराबर 80। फिर लिख देते हैं 4x माइनस 2y बराबर 50। इसी के लिए तो हमने बराबर किया था। ये यहाँ 2y आएगा, मैंने गलती से कर दिया, 2 की गुणा करेंगे तो y आएगा, इसी के लिए तो बराबर किया था हमने। अब कर देते हैं माइनस प्लस माइनस, 80 में से 50 जाएगा, 30 बचेगा, ये कट जाएगा हमारा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 2x बराबर 30/2, 15 में जाएगा, x बराबर 15 क्योंकि 15 दूनी 30, तो x की वैल्यू 15 आई। फिर हम यहाँ लिख देते हैं पुट x बराबर 15 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यूज रखना शुरू कर देते हैं। 3 गुणा 15 माइनस y बराबर 40, 15 × 45, 45 यहाँ प्लस में है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ 45 माइनस कर देता हूँ 40 में से, y बराबर -5, माइनस से माइनस कर जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमारी x आई 15 और y आई 5। तो हम कह सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर थे वो 15 थे और जो इनकरेक्ट थे वो 5 थे। मतलब टोटल कितने थे हमारे? 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन के आंसर उसने दिए, इस तरीके से उसे नंबर मिले। तो ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया। बाकी के जो पार्ट हैं वो आप करेंगे होमवर्क के तौर पर, क्योंकि आपको भी कुछ ना कुछ करना है। बहुत बेहतर तरीके से आपके समझ में आया होगा। आपको सारे के सारे मेथड वापस से रिपीट करने हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।